हम लोग कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो मेरी माता जी हमेशा कहती थी हम लोगों से, बेटा एक इल्म की दौलत होती है और एक पैसों की दौलत होती है, और इल्म की दौलत की कोई कीमत नहीं होती। जेम्स वेब है या चांद पे जाने के लिए अपोलो है, तो इन सब की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती हैं जो कि समाज में आके फ़ायदा उठाती हैं। एक बेरिलियम मटेरियल है, उसे इस्तेमाल करके उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। I am Dr. Hashima Hassan. I work at NASA and this is my story. Can you start the second phase of question, which is regarding James Webb Space Telescope? Thanks, Gautam, for conducting the phase 1. और क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है तो हम दूसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो कि अभी बहुत रिसेंटली भेजा गया था। अर्ली क्रिसमस बोल सकते हो उन्हें, क्रिसमस के दौरान पे। हाशिमा मैम जो है वो डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट रह चुकी हैं उसकी, तो इसलिए उनसे पहला सवाल जो गौतम मेरी तरफ और जनता की तरफ से है कि आपका जो रोल था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में वो क्या था? अच्छा, मेरा रोल उसमें प्रोग्राम साइंटिस्ट का, कई साल तक प्रोग्राम साइंटिस्ट और अब डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट का है। तो ये एक मैनेजमेंट का रोल हुआ है। तो प्रोग्राम साइंटिस्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो मिशन की साइंस है वो हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जब से वो पैदा हुआ है तब से, तो पैदाइश के टाइम ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी साइंस होगी और उसे करने के लिए कौन से साइंस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो फिर अब उनके इंस्ट्रूमेंट से क्या ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे और क्या साइंस की जाएगी। तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि शुरू में मैं कमिटीज़, सबसे अच्छे साइंटिस्ट चुन के उनकी कमिटीज़ बनानी थी और उनसे मीटिंग्स करके उन्हें सवाल देने थे कि ये सवाल तुम हमें बताओ कि कहते हैं डिज़ाइन रेफरेंस मिशन उन्होंने बना के दिया कि ये साइंस होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का हुआ, तो एक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड किए। फिर कौन बनाएगा इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए भी फिर हमने प्रपोज़ल के लिए, कहते हैं कॉल फॉर प्रपोज़ल, वो हमें लिखना था। उसे भी लिखना बहुत काफ़ी इन्वॉल्व काम होता है कि उसमें सारे रिक्वायरमेंट लिखने होते हैं, लीगैलिटी होती, बहुत कुछ होता है। तो वो मैंने रिसर्च अनाउंसमेंट्स लिखे और फिर प्रपोजल्स आए, फिर उनकी रिव्यू करवाई। तो इस तरह फिर इंस्ट्रूमेंट्स सिलेक्ट हुए। फिर जब डेवलपमेंट हो रहा था तो डेवलपमेंट में हर वक्त देखना होता है कि ये टेलीस्कोप सही बन रहा है, उस पर जब टेस्टिंग होती है कि उससे सही डिलीवर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, सही काम। और फिर अब लॉन्च होने के एक साल पहले स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तुम प्रपोजल्स, ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करो, तो उसका भी हम लोग ओवरसाइट करते हैं। हम इन टेलीस्कोप्स की बात करते हैं तो मन में यही आता है कि मे बी हाशिमा मैम ने पूरा वो टेलीस्कोप खुद से बनाया सारा कुछ। लोग भूल जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी टीम होती है और उस टीम को मैनेज भी करना रहता है, तो मैनेजमेंट रोल्स भी रहते हैं। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें होती है जो आम पब्लिक को शायद नहीं पता चलती है, तो आपके थ्रू वो पता चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक टीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नासा ने रिसेंटली एक वीडियो निकाला जिसका नाम है 29 डेज ऑन एज और 29 डेज ऑन द एज।
और उसमें वो बता रहे हैं कि 29 डेज तक जितने भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं वो एच पर रहे। तो ऐसी क्या वो चीजें थी जिनकी वजह से ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की धड़कनें हैं वो बढ़ सी गई? जिस समय वो रॉकेट लॉन्च हुआ है और जब वो 1 महीना लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, L2 तक, उसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहले तो लॉन्च की बात है। तो जब तो सबसे पहले तो हम लोग एज पे थे कि ये लॉन्च खैरियत से हो जाए। जब सबसे पहले हबल का लॉन्च होने वाला था, हम लोग सब फ्लोरिडा गए थे, पूरी फैमिली गई थी, काउंटडाउन शुरू हुआ, लेकिन 20 सेकंड्स पहले काउंटडाउन रोक दिया गया कि कुछ खराबी है। तो सबसे पहले तो हमें ये डर था कि लॉन्च सही टाइम से हो जाए। तो लॉन्च सही हो गया, जान में जान आई, मगर फिर उसका रॉकेट का सेपरेशन होता है, क्योंकि चैलेंजर हम लोग देख चुके थे, लॉन्च तो सही हो गई लेकिन फिर वो ब्लो अप हो गई। तो वो ब्लो अप हो सकता है रॉकेट नहीं ब्लो अप हुआ, अच्छी खैरियत से हो गया। फिर ये कि वो सही ऑर्बिट में गया कि नहीं। अगर सही ऑर्बिट में नहीं जाएगा तो टेलीस्कोप जल जाएगा। तो हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन ये सब देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जब वो सही ऑर्बिट में आ गया, फिर अब इसके आईने नहीं, तो फिर डिफरेंट चीज़ें निकलना शुरू हुई। उसकी सोलर अरे है, उसका हाई गेन एंटेना है, फिर उसकी सनशील्ड, वो तो बहुत ही एक चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी थी। इतने सालों तक यहाँ पे बनी, टेस्ट हुई, वो हम लोगों ने देखा कि कितना उसमें और कितने उसमें पार्ट्स थे। ये 5 परत की शील्ड है, उसे खोलना था, उसे टाइट करना था और उसे ऐसे एंगल पे डालना था कि टेलीस्कोप धूप की सूर्य की रोशनी से जल ना जाए। फिर जब वो हो गई, फिर आईने उसके खोलने थे, क्योंकि वो फोल्डेड थे ऐसे और उन्हें खोलना था। तो उसे खोलने में भी बहुत धीरे धीरे करना पड़ा कि ये ठीक से खुलेंगे कि नहीं। फिर वो खुल गए। फिर वो 18 टुकड़े हैं प्राइमरी मिरर में, जो कि बिल्कुल उसमें अपने फ्रेम में उन्हें क्लास किया हुआ है। और तो उन्हें 12.5 मिलीमीटर आगे निकालना था, जिसमें जब वो निकल आए तब वो अपना फोकस वगैरह कर सकें। तो वो काम करना था उन्हें, 1-1 मिलीमीटर करके उन्हें निकाला गया है। नहीं तो उनके जो मोटर्स हैं उनकी गर्मी से वो गर्म ज़्यादा हो जाता। और इन सारे दिनों उनकी हमें रिपोर्ट मिलती रहती थी, कौन चीज़ ज़्यादा गर्म हो गई, कौन चीज़ ज़्यादा ठंडी हो गई। तो उसे पूरे वक्त इंजीनियर लोग मॉनिटर करते रहते थे। तो इस तरह समझो हर मिनट उसे देखना पड़ता है कि सब चीज़ ठीक से काम कर रही है कि नहीं। 2 रोज़ रह गए, अब ये L2 पे पहुंच जाना चाहिए। तो अब 27 डेज एज पे हो गए, 2 दिन और बचे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वैसे तो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जैसे हम लोग हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत हमें मज़ा आता है ये देख के कि अच्छा कुछ स्पेस में जा रहा है। लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए इससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि आम इंसान जानना चाहता है कि अगर हमारा 1 रुपया भी लगा है तो इससे व्हाट डू वी गेट बैक फ्रॉम इट? हाँ, तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तो मेरी माता जी हमेशा कहती थी हम लोगों से, बेटा, एक इल्म की दौलत होती है और एक पैसों की दौलत होती है, और इल्म की दौलत की कोई कीमत नहीं होती। और इस टेलीस्कोप से हमें जो इल्म हासिल होगा का फ़ायदा आगे की जनरेशन्स हमें बताएंगी कि इससे क्या फ़ायदा हुआ। इस टेलीस्कोप से हमें
उम्मीद है कि हमें मालूम होगा कि हमारे पहले सितारे कैसे पैदा हुए, पहली गैलेक्सीज कैसे पैदा हुई, प्लैनेट्स कैसे पैदा हुए, वहाँ पे और ज़िंदगी है कि नहीं, हमारे ऐसे अर्थ की तरह प्लैनेट्स हैं कि नहीं। तो ये सब नॉलेज हमें मिलेगी। तो ये नॉलेज से सारे शासन को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ भी जैसे हम लोग कहते हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जेम्स वेब के लिए बनाई गई है, उससे समाज को काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। और दो हम आपको छोटे से एग्जांपल्स देते हैं। एक तो ये कि जो ये इसका प्राइमरी मिरर है, इसे फोकस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, वो अब आँख की सर्जरी में, आँख के ऑपरेशन में काम होता है, लेसिक सर्जरी में काम आता है। और ये बहुत आसानी से अब और एक्यूरेटली हो जाती है। एक एग्ज़ाम्पल और ये है कि ये जो आईना बनाया गया है जेम्स वेब का प्राइमरी मिरर, इससे हल्का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, और गर्मी और ठंड से उसकी शेप नहीं बदलना चाहिए। इसके लिए ये एक बेरिलियम मटेरियल है, उसे इस्तेमाल करके इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। तो ये मटेरियल जो है अब क्योंकि इतना मजबूत है और हल्का है, इसके और इस्तेमालात मिल गए हैं। जैसे हवाई जहाज़ की बॉडीज़ हैं, उनमें इस्तेमाल होता है, गियर्स हैं, और इस तरह की कई चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो जब हम इस तरह की डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हैं, जैसे जेम्स वेब है या चांद पे जाने के लिए अपोलो है, तो इन सब की स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती हैं जो कि समाज में आके फ़ायदा उठाती हैं। थैंक यू अगेन मैम। काफ़ी आपने चीज़ें बताई कि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि अच्छा जो हम स्पेस में भेजते हैं, सो दैट डज नॉट जस्ट अफेक्ट लाइव्स आउटसाइड और मिशंस आउटसाइड, बट ऑल दोज थिंग्स अफेक्ट थिंग्स ऑन अर्थ ऑल्सो। जैसे GPS है, कई लोगों को नहीं मालूम कि वो स्पेस के कारण ही बना है, और आई थिंक पेस मेकर जो है वो भी स्पेस की देन है। हाँ, बल्कि ये इंटरनेट जिसकी वजह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये भी नासा में डेवलप हुआ था। जब अपोलो मिशन जाने लगे, उसके बाद से ये सारा डेवलप हुआ है। हमने कहा सब सैटेलाइट के थ्रू होता है ये सब। एग्जैक्टली, द कम्युनिकेशंस पार्ट। सो थैंक यू अगेन मैम। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने फेज 3 की ओर, जिसमें ऑडियंस ने कुछ जो हमें सवाल भेज दिए थे पहले से। आई नो अभी ऑडियंस के और भी सवाल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना टाइम है उसमें हम जितना पूछ पाएंगे वही हम कोशिश करेंगे।